छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तरफ जहां देश के कई राज्य कोरोना के कहर से परेशान हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कई राज्य हैं जहां इसका प्रकोप कम है। उनमें से एक बिहार भी है। बिहार में कोरोना का प्रकोप कुछ जिलों में या कुछ इलाकों तक ही सीमित है। वहीं बिहार के कई जिले ऐसे हैं जिसको कोरोना छू तक नहीं पाया है। वहां एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो जिले कोरोना संक्रमण से दूर हैं, उन जिलों को कुछ सरकार राहत दे दे। जो जिले रेड जोन में होंगे वहां सब कुछ बंद रहेगा। रेड जोन की बात करें तो बिहार के उन 4 जिलों को रेड जोन में रखा जाएगा जो पहले से हॉटस्पॉट घोषित हो चुके हैं। इन जिलों में सब कुछ बंद रहेगा, कोई घर से नहीं निकल पाएगा। इनमें सिवान, नवादा, मुंगेर और बेगूसराय शामिल हैं। जबकि ऑरेंज जोन में वो बाकी के जिले आएंगे जो नॉन हॉटस्पॉट हैं। पहले यहाँ मामले सामने आए थे या अभी भी आ रहे हैं, जैसे कि नालंदा, सारण, भागलपुर, लखीसराय, गोपालगंज, गया, वैशाली, बक्सर और पटना। ग्रीन जोन में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर जिले शामिल हैं। लॉकडाउन 2 के दौरान बिहार में रोजगार का संकट पैदा न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने शर्तों के साथ अनेक क्षेत्रों में काम की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इस कड़ी में पूरे राज्य में पैक्सों के जरिए गेहूं की सरकारी खरीद कराने का आदेश दिया गया है। माध्यम से वैसे लोगों को चिन्हित करना जहाँ पे जिनको राशन कार्ड नहीं मिला है या किसी कारण से नहीं बन पाया है, तो हम लोगों ने वो काम भी कंप्लीट कर लिया है। करीब 9800 आजीविका दीदियों के द्वारा चिन्हित किया गया है परिवार जो लोग वंचित रह गए हैं। वैसे लोग जो लोग वंचित रह गए हैं, 9800 लोगों को चिन्हित किया गया है। उनका भी हम लोग, जैसा विभाग का निर्देश होगा, हम लोग उनको भी राशन मुहैया करवाएंगे। लेकिन चिन्हित हो चुकी है दीदियाँ, उन पर विभाग जैसा भी निर्णय लेगा हम लोग वो करने की स्थिति में रहेंगे। तो पीडीएस का मोटा मोटी ये है। एक और इंस्ट्रक्शन इस बार हम लोग को पहले महीने में छूट दी गई थी कि हर लाभुक का सत्यापन नहीं करना था पीओएस मशीन पे इस माह। तो इस माह जो भी वितरण हुआ है वो भौतिक सत्यापन के आधार पे हुआ है। लेकिन अब से विभाग ने कहा है कि पीओएस मशीन यूज़ करके उसमें हर लाभुक का जो वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, उसके माध्यम से ही वितरण कराना है। तो आने वाले समय में अब जो वितरण होगा वो फिर से लाभुक के सत्यापन से ही होगा। अभी तक उस पर छूट थी, लेकिन आज विभाग का निर्णय हुआ है ऐसा, तो वो है। आंगनवाड़ी में भी मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ ये आंगनवाड़ी में वितरण के लिए हम लोगों ने इस बार चूँकि बहुत ही ज़रूरी था कि सारे लाभुकों के पास अनाज पहुँचे, तो हम और विभाग का ये भी निर्णय था कि डीबीटी करने के लिए सबका आधार और खाता संख्या जितने भी लाभुक हैं सबका वो करें। तो हम लोगों ने 3-3 प्रखंड के ब्लॉक में, यूनिट में हम लोगों ने अपने पूरे ज़िला के प्रखंडों को बांटा है। और आज बहुत ही अच्छे तरीके से वितरण हमारा आज का जो शेड्यूल था वहाँ पे हो रहा है। और ये बहुत ही सहयोग मिला है सारी सेविकाओं का, जो सेविका सहायिका हैं, लेडी सुपरवाइजर्स और CDPOs भी फील्ड में हैं, हमारे वरीय पदाधिकारी भी फील्ड में दे करके इसका करा रहे हैं। तो हमारा इस विपदा के समय में हम लोग की कोशिश यही है कि हर किसी ज़रूरतमंद के पास सही मात्रा में अनाज पहुंचे और हम लोग उसको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सबों के सहयोग से मुझे लगता है कि हम लोग आंगनवाड़ी में भी अच्छा वितरण इस बार करवा पाएंगे। इसके बाद एक मैटर है कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग से संबंधित। सहकारिता विभाग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्णय हुआ है कि गेहूँ की भी अधिप्राप्ति हम लोग को करनी है इस बार। तो गेहूँ की अधिप्राप्ति हम लोग टारगेट ऐसे फिक्स कर रहे हैं कि जितनी भी जिला में उत्पादन की क्षमता है, जितना उत्पादन हुआ है गेहूं का, उसका 10% हम लोग को प्रोक्योर करना है। इस पे डिटेल हम लोग वो कर रहे हैं। तो जो भी ऑडिटेड पैक्स हैं हमारे, जिस पे कोई केस नहीं है, जो किसी भी तरीके से बाधित नहीं थे चावल के धान की अधिप्राप्ति में, तो उन लोगों से गेहूं का भी अधिप्राप्ति कराना है। हम लोग 1 से 2 दिन में इसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से और गोडाउन की
उपलब्धता और क्षमता के हिसाब से उसका प्लान बना लेंगे। और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि सबसे लघु और सबसे सीमांत किसानों से जरूर गेहूं का हम लोग प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित कराएं। तो हम लोग की कोशिश यही रहेगी इसमें। की गई है कुछ शर्तों पर, उस शर्त का अनुपालन के आधार पर वो रियायत लागू रहेगा, जिसके बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। लेकिन इस रियायत में भी सोशल डिस्टेंसिंग पूर्णतः फॉलो करना है, चाहे वो कृषि कार्य हो या ईंट भट्ठा संबंधी कार्य हो। जो भी इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल रियायतें दी गई हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाएगा, अन्यथा वो गलत होगा, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। हम लोग जिस तरीके से बाकी क्षेत्र में, बैंक में, एटीएम में, हाट बाज़ार में इसको लागू कर रहे हैं, उसी तरीके से जो रियायत है उसमें भी लागू करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं दी गई है, वो बिल्कुल सख्त रहेगा और हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। वाहनों का जिस तरह से परिचालन हो रहा है उसमें कुछ रियायतें और मिली हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग उसमें भी मेंटेन है, यानी मोटरसाइकिल पर 1 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे, 4 व्हीलर पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे। ये सभी रियायतें पहले से दी गई थी। जो अलाउड है उनके लिए है, जो अलाउड है मोटर व्हीकल मूवमेंट में, उनको इस शर्त पे ही अनुमति दी जाएगी, अन्यथा लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब तक हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ज़िला में अच्छा सपोर्ट है, सभी लोगों के द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। लेकिन जिनके द्वारा नहीं किया गया है वैसे लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। अभी तक हम लोगों ने 1782 वाहनों को जब्त किया है, 22 अरेस्टिंग की है, 24 प्राथमिकी दर्ज की गई है और अब तक लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में 19,13,000 रुपये का शुल्क हम लोगों ने वाहनों से प्राप्त किया है। तो ये लगातार जारी रहेगा और ये 3 मई तक जो भारत सरकार और राज्य सरकार का हमारा आदेश हमारे सामने है उसको हम लोग लागू कराएंगे और उसी सख्ती से लागू कराएंगे जिस तरीके से अब तक होता रहा है। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब